कि इस आबादी में 347 कौमी असम्बली के मेंबर होते हैं और उसमें कोई ऐसा रुकन नहीं है जिसका ताल्लुक़ किसी मज़दूर तबके से हो, दहकान से हो, किसी निचले तबके से हो। सारे के सारे अगर कौमी असम्बली के आप अरकान की लिस्ट उठा के देखें तो उनमें अगर कोई अरबपति नहीं है तो करोड़पति तकरीबन सारे के सारे हैं। और वो इसलिए हैं कि हमें ये बता दिया गया है कि जी सियासत इतना महंगा है, आप कर ही नहीं सकते। हालांकि ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपके इलाके में एक कोई बड़ा पैसे वाला बंदा है, वो 1 करोड़ रुपए जमा करता है और आपकी पार्टी बड़ी है और आपकी पार्टी के अगर 5 लाख अरकान हैं, वो 100 रुपया भी दें तो आप करोड़ से ज़्यादा जमा कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि सियासत के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके नहीं करेंगे। जो बंदा 1 करोड़ अपनी जेब से लगाएगा, फिर वो इलेक्शन उसके होंगे, वो आपको जवाब देनी होगा। लेकिन आप 100 रुपए जमा करके अगर किसी बंदे को मुंतखब करेंगे तो वो अगर अपने मंशूर से रूगर्दानी करेगा तो आपका हाथ उसके कॉलर तक होगा। तो इसी चीज की जरूरत। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कभी ऐसी पार्टी नहीं रही। नेशनल अवामी पार्टी जो 50 की दहाई में थी, अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते 50 में 58 में अगर इलेक्शन हो जाते तो वो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनती और इलेक्शन जीतती। बिल्कुल इसी तरह पीपल्स पार्टी 1970 में जब इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े बहुत सारे इलाकों में जागीरदार भी हारे और बहुत सारे इलाकों में ताकतवर लोग भी हारे, इसलिए कि अवाम का एक रेला उनके साथ था। आज भी ज़रूरत इस अमर की है कि आप अवाम के उस रेले के साथ आएँ। जहाँ तक नेशनल पार्टी के मंशूर का ताल्लुक है, हम बुनियादी तौर पे चाहते हैं कि मुल्क में एक ऐसी हुकूमत हो जो किसानों की, मेहनत कशों की, मजदूरों की, उनकी मुंतखब हुकूमत हो और अवाम के वोट जो हैं अवाम के वोट से मुंतखब हो और फिर उनके मफादात का ख्याल रखें। लेकिन हमारे हुक्मरान कहते हैं कि जी 70 साल में हमें इन्होंने घर नहीं दिया। चले जी कोई बात नहीं। 70 साल में इन्होंने हमें सेहत नहीं दी, कोई बात नहीं। 70 साल में इन्होंने हमें तालीम नहीं दी, कोई बात नहीं। 70 साल में ये हमें पीने का एक गिलास पानी साफ नहीं दे सके। आज पाकिस्तान में 80% बीमारियां सिर्फ इस वजह से हैं कि पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। 67% लोगों को 67% लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे पक्की छत नहीं है। 6 करोड़ इंसान इस मुल्क में ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। 22,000 बच्चे यहाँ 1 साल से पहले ही बेचारे मर जाते हैं। यहाँ पर 44% बच्चे ऐसे हैं जिनके आगे कद नहीं बढ़ेंगे। और क्यों कद नहीं बढ़ेंगे? कि उनके लिए खुराक नहीं है। तो एक तरफ हमारे मुल्क में और दुनिया में ये सूरत हाल है कि एक शख्स के सामने खाने की 56 डिशेस लगी हुई हैं और उसी 5 स्टार होटल के सामने एक दूसरा बंदा है जो रोटी के एक टुकड़े के लिए ससक रहा है। एक तरफ गरीब आदमी को 2 मरले का मकान मैसर नहीं है, दूसरी तरफ जो हमारा सरमायादार है, जागीरदार है, उसके 4 बंगले इस्लामाबाद में, तो 3 लाहौर में, 2 कराची में, 2 पेशावर में है। एक तरफ हमारे यहाँ 35% किसान ऐसा है जिसको जमीन ही मैसर नहीं है। तकरीबन 32% किसान ऐसा है जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन है। और दूसरी तरफ खाली नौशेर फिरोज का जो जागीरदार है, गुलाम मुस्तफा जतोई का खानदान, 79,000 एकड़ उसके पास जमीन है। इसी तरह पंजाब में दौलदातने हों, ममडोट हों, यहाँ पे नवाब ऑफ कालाबाग की फैमिली हो, या केपी में होतीस हों, या सलीम सैफुल्ला की फैमिली, उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। हमें जब हम ये कहते हैं कि ये अमीर गरीब क्यों है, तो हमें बताया जाता है कि ये तो जी बस लिखा हुआ है हमारे उसमें। ऐसा मामला नहीं है। हमें ये बुनियादी तौर पर समझना चाहिए कि ये जो नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी कुदरत की तरफ से नहीं है, नाइंसाफी इन लोगों की तरफ से है। ये बड़े बड़े जागीरदारों को जमीन जो है वो अंग्रेजों ने दी है। ये सारे अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, उनकी गुलामी करते थे। ये जमीन उनकी है, हालांकि जमीन पे असल हक उसका है जो उस पर मेहनत करता है। तो नेशनल पार्टी का जो बुनियादी फलसफा है वो तबकाती सियासत का है कि आप जिस तबके से हैं उस तबके के लोगों को आप ऐवान में पहुंचाएंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। हमारी सरकार कहती है कि जी हम लोगों को तालीम नहीं दे सकते। कल इस पार्लियामेंट में कानून बन जाए कि सरकारी नलकों के पानी जज भी पिएंगे, जर्नैलों के बच्चे भी पिएंगे, सियासतदान भी पिएंगे और पार्लियामेंटेरियन भी पिएंगे। आप देखिएगा कि इन नलकों से दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। कल अगर ये कानून बन जाए कि ये जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं इसमें जर्नैलों की बीवियां भी इलाज कराएंगी, जजों की भी कराएंगी, सियासतदानों की भी कराएंगी, जागीरदारों की भी कराएंगी, आप देखिएगा इन सरकारी अस्पतालों के फर्श इतने साफ होंगे कि आप उसमें कंघी कर लेंगे देखकर।
کل اگر یہ قانون بن جائے کہ یہ جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں جن کی خستہ حالت ہے، جس میں نہ ڈیسک ہے، نہ وہاں پہ باتھ روم ہے، نہ وہاں پہ دیواریں ہیں، نہ وہاں پہ ٹیچنگ اسٹاف ہے، کل یہ قانون بن جائے کہ پارلیمنٹیرین کے بچے بھی وہاں پڑھیں گے، جرنیلوں کے بچے بھی وہاں پڑھیں گے، ججوں کے بچے بھی وہاں پڑھیں گے، یہاں پہ ہر اسکول کا جو اسٹینڈرڈ ہوگا وہ ایٹن، گرامر اور کیمبرج جیسا ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے حاکم طبقات بلوچوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ علیحدگی پسند ہے، پختونوں پہ یہ الزام لگتا ہے، سندھیوں پہ الزام لگتا ہے۔ اس ملک کے سب سے بڑے علیحدگی پسند اس ملک کا عمرہ طبقہ ہے، جو الگ علاقوں میں رہتے ہیں، جن کے علاقے الگ ہیں، جن کے بچوں کے لیے اسکول الگ ہیں، ان کے لیے ہاسپٹل الگ ہیں، ان کے لیے پینے کا صاف پانی الگ ہے، ان کے لیے ہوٹلز ہیں جہاں پر شادیاں ہوتی ہیں، اور غریب آدمی اس کو بالکل وہ کیا ہوا ہے۔ تو اس ملک کے سب سے بڑے علیحدگی پسند اس ملک کے جرنیل، سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اصل پہچان جو ہے وہ ہمارا طبقہ ہے۔ مثلا میں اگر مزدور ہوں، آپ بھی مزدور ہیں، میرا اگر سیٹ سنی ہے، آپ کا سیٹ شیعہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں سیٹ یہ چاہتے ہیں کہ مزدوروں سے 12 گھنٹے کتوں کی طرح کام کرایا جائے، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لائف انشورنس نہ ہو، ان کو ہیلتھ انشورنس نہ ہو، ان کو کوئی بونس نہ ملے، اور جس طرح کے سیٹ ہیں، سیٹوں کے مفادات ایک جیسے ہیں۔ بالکل اسی طرح جاگیردار نواب آف کالا باغ کی فیملی ہو، غلام مصطفیٰ جتوئی کی فیملی ہو، فاروق لغاری کی فیملی ہو، غلام مصطفیٰ کھر کی فیملی ہو، ہوتیس کی فیملی ہو، سارے جاگیرداروں کا مفاد ایک جیسا ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ آج اگر مزدور کی 25,000 تنخواہ ہے، کہیں 17,000 تنخواہ ہے، آج یہ پارلیمنٹ قانون بنا دے کہ یہ 80,000 تنخواہ ہوگی، تو مجھے بتائیں چنیوٹی شیخ جو پنجابی ہیں، منشا جو پنجابی ہے، سلیم سیف اللہ جو پٹھان ہے، سکندر جتوئی جو سندھی ہے، اور بالکل اسی طرح کراچی کے جو اردو اسپیکنگ سیٹ ہیں، یہ سارے سیٹ کہاں کھڑے ہوں گے اور سارے مزدور کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو آپ کی مفادات کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ آپ کا معاشی مفاد ہوتا ہے، آپ کا معاشی مسئلہ ہوتا ہے جو بنیادی طور پر آپ کو اس طرف لے کر آتا ہے اور یہ مسئلے حل کرتا ہے۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ معاشی بنیادوں پہ سوچنا چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس کس پہ لگ رہا ہے؟ ایک عام آدمی پہ لگ رہا ہے، کیونکہ عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پیسہ خرچ کون کر رہا ہے؟ $22 بلین اس ملک میں جو ہے وہ صرف ہمارے سرمایہ دار طبقوں کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ عمران خان آیا، اس نے 1200 ارب روپے کا جو ہے وہ پیکج دیا ان سرمایہ داروں کو۔ یہاں پر جو ٹیکسٹائل کی لابی ہیں، یہاں پر جو سرجیکل گڈز کی لابی ہیں، یہاں جو کار امپورٹ کرنے والی لابی ہیں، ان سب کو دیا جا رہا، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے، ایک عام آدمی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ جب تک عام آدمی کے لوگ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، مجھ میں سے، آپ میں سے لوگ پارلیمنٹ نہیں جائیں گے، اس وقت تک قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جس سے مجھے اور آپ کو فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔